नमस्कार साथियों, मैं आलोक पांडे धेनु क्लासेस के इस YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। साथियों, पॉइंट वाइज देखते हुए चलें क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप में प्रश्नों के लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न को हल करने के लिए हम सक्षम हो जाए। तो थोड़ा सा जानते हैं कि एक्चुअली हर्बर्ट स्पेंसर साहब जो है, इनकी जो शिक्षा दीक्षा थी ना, वो औपचारिक शिक्षा कम हुई थी। ध्यान देंगे, इनकी शिक्षा जो है औपचारिक, यहाँ से प्रश्न नहीं बनेगा, ध्यान देंगे, ये नहीं पूछेगा कि औपचारिक शिक्षा प्राप्त किए थे कि या नहीं किए थे, ये सब प्रश्न बिल्कुल नहीं बनेगा। आपको इसलिए यहाँ पे मैं चर्चा कर रहा हूँ कि थोड़ी सी आउट स्ट्रक्चर आपको होनी चाहिए, क्योंकि कई ऐसे प्रश्न होते हैं जो इनके आधार पे आपकी समझ यदि बेहतर हो जाएगी तो इंटेलिजेंसी गेज के आधार पर प्रश्न सही हो जाएगा, उत्तर सही हो जाएगा उसका, है ना। तो औपचारिक इनको स्कूली शिक्षा प्राप्त नहीं हुआ था शुरुआत में। घर पे ही रह करके ये इनके चाचा वगैरह इनको शुरुआती शिक्षा घर पे इनको दिया गया है ना, घर पे ही शिक्षाएं प्राप्त की। थोड़ा सा समझते हैं, इनका जो पूरा परिवार था साथियों, इनका पूरा जो परिवार था वो नास्तिक था। नास्तिक आरी बात है, समझ में, यानी ईश्वर इन लोगों को कोई विश्वास नहीं था। और चूंकि परिवार इनका नास्तिक था तो इस परिवार का प्रभाव स्पेंसर पे भी पड़ा, तो स्पेंसर भी कमोबेश नास्तिक ही रहे। आरी बातें समझ में, स्पेंसर भी क्या रहे, नास्तिक रहे। आगे देखते हैं। हालांकि स्पेंसर के ऊपर साथियों बहुत लोगों का असर पड़ा, इनके ऊपर बहुत लोगों का प्रभाव पड़ा। स्पेंसर के ऊपर बहुत से लोगों का, स्पेंसर के ऊपर बहुत से लोगों का प्रभाव पड़ा, लेकिन सभी से हमको मतलब नहीं है, बहुत से मतलब नहीं है, हमें दो लोगों से मतलब है। आरी बातें समझ में। एक तो एडम स्मिथ से प्रभावित हुए थे, एडम स्मिथ से प्रभावित थे, दूसरे चार्ल्स डार्विन से प्रभावित थे। सर आ रही बातें समझ में। तो हमको एडम स्मिथ को लेकर के देखना है और चार्ल्स डार्विन को लेकर देखना, तो हमारा काम बन जाएगा। आ रही बात है। अब हम देखेंगे एडम स्मिथ से क्या। एडम स्मिथ की एक बुक थी साथियों, एडम स्मिथ की एक बुक थी, उनकी बुक थी द वेल्थ ऑफ नेशंस, The wealth of nations। आरी बात है समझ। The wealth of nations, ये की पुस्तक थी। एडम स्मिथ की बुक पूछ लेता है, पीजीटी वगैरह में पूछता है, एडम स्मिथ की पुस्तक द वेल्थ ऑफ नेशन। इससे एडम स्मिथ से, उनकी इस किताब से और एडम स्मिथ से ये हर्बर्ट स्पेंसर साहब बहुत प्रभावित थे। सारी बातें समझ में। दूसरी चीज, पिछले वीडियो लेक्चर में मैं बताया भी था, अहस्तक्षेप की नीति जिसे हम बोलते हैं, मैं कल बताया था, पिछली वीडियो लेक्चर में बताया था, लेसेस फेयर का कॉन्सेप्ट। फ्रांस का फ्रेजल वर्ब है। इसका अर्थ होता है कि सरकार को अर्थव्यवस्था से नियंत्रण की नीतियां को हटा लेना चाहिए और उसको कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। यानी राज्य की, मैं पीछे जब बताया था कि राजनीतिक सिचुएशन क्या था, उनके दिमाग में क्या था स्पेंसर के, वो भी इसके सपोर्ट में थे, समर्थन में थे। वो भी चाहते थे कि राज्य का हस्तक्षेप बिल्कुल नहीं होना चाहिए, वो भी तो कम से कम हो। हमारी बातें समझ में। इसीलिए वो अहस्तक्षेप की नीति का क्या करते थे, कि नीति का समर्थन करते थे। एक कॉन्सेप्ट आपको एक फैक्ट आपको ये मिल गया कि अहस्तक्षेप की नीति का समर्थन करते थे। जैसे साथियों देखेंगे, वर्तमान समय में एक अर्थव्यवस्था का चीज़ है, मैं आपको बता रहा हूँ, आपके ऐसा नहीं समझिएगा कि आउट ऑफ मैटर में बता रहा हूँ, आउट ऑफ सिलेबस बता रहा हूँ। एक कॉन्सेप्ट होता है SEZ का, इकोनॉमिक्स में पढ़ा जाता है, GS में, इसको बोलते हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन। स्पेशल
इकोनॉमिक जोन, हिंदी बोलते हैं विशेष आर्थिक क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र। तो साथियों होता क्या है, एक स्पेशल, जैसे नोएडा, आप नोएडा का नाम सुने हैं, न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी इसका पूरा नाम है, नोएडा। तो जो नोएडा, यूपी के अंदर जो नोएडा है, ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन यहाँ पे है। यानी कि आप यहाँ पे कोई भी इंडस्ट्री लगाने आप जाएंगे तो आपको गवर्नमेंट बहुत नियंत्रणकारी, जो उसकी नीतियाँ हैं वो बहुत कम से कम नीतियाँ लागू होंगी, नियंत्रणकारी, यानी सरकार इसमें हस्तक्षेप नहीं देगी, आपको स्वतंत्रतापूर्वक व्यापार करने का अवसर देगी। आप जाइए, गवर्नमेंट कहती है कि आप आइए, यहाँ आइए, फैक्ट्री लगाइए, लोगों को रोजगार दीजिए, आसपास के लोगों को रोजगार मिलेगा, है ना। तो इससे होता क्या है कि ये कमोबेश इसी को फॉलो करता है। और राज्य को फैसिलिटेटर की भूमिका, जैसे राज्य को फैसिलिटेटर की भूमिका ही अदा करना चाहिए। आगे बातें समझ में, फैसिलिटेटर का अर्थ क्या है कि सुविधा खूब दें, जैसे भूमि मुहैया करा दें, औद्योगिक इकाइयों के लिए, औद्योगिक कंपनियों के लिए भूमि मुहैया करा दें, लॉ एंड ऑर्डर बेस्ड कर दें ताकि यहाँ पे अपराध न पनपने पाए, ऐसा ना हो लगे यहाँ से रंगदारी वसूलने में लगे। तो ये सब चीज़ें गवर्नमेंट करे, बाकी करे कि बाकी कितना उत्पादन करना है, कैसे करना है, हमारे ऊपर छोड़ दें। गवर्नमेंट जितना से कम नियंत्रण की भूमिका में रहेगी, उतना ही ज़्यादा, इनका कहना था, हस्तक्षेप की जो नीति था उसका कहना था कि उतना ही ज़्यादा समाज का क्या होता है, डेवलपमेंट होता है, विकास होता है। ये ध्यान देंगे। एक जीएस का एक और क्वेश्चन है, विश्व का पहला कौन ऐसा देश था जिसने विशेष आर्थिक क्षेत्र अर्थात स्पेशल इकोनॉमिक जोन की संकल्पना को लाया? तो चीन था सर। आ रही बात है। और चीन के मॉडल का अनुसरण करके ही भारत भी क्या किया, अपनाया। भारत का पहला राज्य है गुजरात जिसने इसको अपनाया। आगे चलते हैं। आ रही बात है, समझ में? हम देखेंगे साथियों, एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि अहस्तक्षेप की नीति का ये समर्थन करते थे एडम स्पेंसर साहब। अब थोड़ा सा देखते हैं कि एक पत्रिका से ये जुड़े थे, इकोनॉमिस्ट, याद होगा मैं पीछे वीडियो लेक्चर में चर्चा किया था। एक पत्रिका थी इकोनॉमिस्ट, इससे ये इसके सब एडिटर रहे थे, ये सब एडिटर रहे थे। यहीं पे संपादन का काम करने के दौरान इनकी मुलाकात एक इलियट नाम की महिला से होती है। इलियट, जॉर्ज इलियट पूरा नाम है। इलियट नाम की महिला से इनकी मुलाकात होती है। इलियट और स्पेंसर के बीच बड़ा घनिष्ठ संबंध हो जाता है। इलियट और स्पेंसर के बीच बड़ा गहरा संबंध हो जाता है। स्पेंसर साहब इलियट को शादी के लिए राजी करते हैं, किंतु इलियट क्या होती है, शादी के लिए राजी नहीं होती है। इसलिए स्पेंसर इस घटना के बाद क्षुब्ध हो गए और आजीवन अविवाहित रहने का निर्णय इन्होंने ले लिया। आजीवन अविवाहित रहने का निर्णय ले लिया। अविवाहित रहने का निर्णय ले लिया। आरी बात है, समझ, अविवाहित रहने का निर्णय ले लिया। तो ये रहा उनका मैरिटल लाइफ। फिर आगे देखते हैं थोड़ा सा। अब एक चीज मैं देखा था कि हर्बर्ट स्पेंसर साहब प्रभावित थे एडम स्मिथ से, और एडम स्मिथ की बुक को हम देख लिए, द वेल्थ ऑफ नेशंस, तथा अहस्तक्षेप की नीति से प्रभावित थे। अब हम देखते हैं चार्ल्स डार्विन से भी तो प्रभावित थे। चार्ल्स डार्विन से प्रभावित थे। और कहा जाए कि स्पेंसर साहब पे चार्ल्स डार्विन का सर्वाधिक प्रभाव दिखाई देता है।
चार्ल्स डार्विन का सर्वाधिक प्रभाव गलत हो जाएगा, स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। स्पेंसर पर सर्वाधिक प्रभाव चार्ल्स डार्विन का था। आगे बात है, ठीक है। अब डार्विन के दो ऐसा कॉन्सेप्ट था, डार्विन के दो ऐसे कॉन्सेप्ट थे जिससे प्रभावित थे। पहला तो आप जान ही रहे हैं, पिछले वीडियो लेक्चर में चर्चा किया था, उद्विकास के सिद्धांत से, थियरी ऑफ इवोल्यूशन से। यहाँ से साथियों, जब मैं उद्विकास के सिद्धांत अगले वीडियो लेक्चर में पढ़ाऊंगा, एक बहुत सुंदर सा प्रश्न आएगा, बहुत खूबसूरत प्रश्न, जो आज तक ना ही आईएएस में बना है, ना ही आईएएस में तो बना है, पीसीएस प्रीलिम्स में कभी नहीं बना है। यदि असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह में हो सकता है, क्वेश्चन यहाँ से बना दिया, बहुत कथन कारण के रूप में मैं उसका चर्चा करूंगा। बहुत सुंदर, आज तक कभी रिपीट ये प्रश्न बना ही नहीं है। उद्विकास के सिद्धांत, और दूसरा क्या थी इसका, प्राकृतिक प्रवरण का सिद्धांत, प्राकृतिक प्रवरण। और एक और सिद्धांत था, सॉरी, तीसरा सिद्धांत जो था, तीसरा जो सिद्धांत था वो था योग्यतम की उत्तरजीविता। योग्यतम की उत्तरजीविता, पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने जिक्र किया था कि योग्यतम की उत्तरजीविता जो टर्म था, वो टर्म किसने दिया था, स्पेंसर साहब ने दिए थे। थियरी किसने दिया था, डार्विन ने दिया था। आ रही बात है, अब देखेंगे हम। चूंकि देखिए, मैं यहां पे लिखा हूं कि चूंकि स्पेंसर पर सर्वाधिक प्रभाव चार्ल्स डार्विन का था, इसीलिए हक्सले नामक एक वैज्ञानिक था, वो था बायोलॉजिस्ट था हक्सले। बॉटनी जो लोग पढ़ते हैं उनको हक्सले को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, वनस्पति विज्ञान पढ़ने वाले। हक्सले ने इसीलिए स्पेंसर को डार्विन का बुलडॉग कहा। डार्विन का बुलडॉग, ऐसे प्रश्न प्रवक्ता वगैरह में पूछ दिए जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा, किसने स्पेंसर को डार्विन का बुलडॉग कहा, बुलडॉग कहा। तो भाई आंसर क्या हो जाएगा, हक्सले ने स्पेंसर को डार्विन का बुलडॉग कहा, स्पेंसर को डार्विन का बुलडॉग कहा। अब एक चीज समझेंगे, यहां से कथन कारण भी क्वेश्चन बन जाएगा। कथन क्या होगा, स्पेंसर को डार्विन का बुलडॉग कहा जाता है। या हक्सले ने स्पेंसर को डार्विन का बुलडॉग कहा। हक्सले ने स्पेंसर को डार्विन का बुलडॉग कहा, एक कथन हो गया साथ। कारण स्पेंसर डार्विन से सर्वाधिक प्रभावित है। ये देखिए साथियों, कथन कारण प्रश्न बन जाएगा ये, गौर फरमाइएगा इस पे, इसको नोट कर लीजिएगा। तो साथियों देखिए, कथन यदि हम चेक करें तो हक्सले ने स्पेंसर को डार्विन का बुलडॉग कहा, बिल्कुल सही बात है। स्पेंसर डार्विन से सर्वाधिक प्रभावित थे, ये भी सही बात है। देखते हैं कि व्याख्या है कि नहीं। क्योंकि लगा के हम चेक करते हैं, क्योंकि लगा के चेक करें, तेजी से पढ़ें, दोनों सेंटेंस मिला के। हक्सले ने स्पेंसर को डार्विन का बुलडॉग कहा क्योंकि स्पेंसर डार्विन से सर्वाधिक प्रभावित थे, बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन ए हो जाएगा। ये कथन भी सही है, कथन भी सही है, कारण भी सही है और व्याख्या भी सही है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे देखते हैं साथियों।
हम जानते हैं कि स्पेंसर साहब, स्पेंसर ने डार्विन के उद्विकासी सिद्धांत को स्पेंसर ने डार्विन के उद्विकासी सिद्धांत को समाज के उद्विकास से संबंधित किया है ना? पूछता है, ये भी प्रश्न पूछता है, किसने उद्विकासी सिद्धांत को समाज के उद्विकास से संबंधित किया? तो स्पेंसर हो जाएंगे, सब लोग लगभग जानते हैं, ये कोई नवीन बात नहीं। अगला चीज कह रहा है, इसीलिए उद्विकास के जनक डार्विन को कहा जाता है और सामाजिक उद्विकास के जनक के रूप में सामाजिक उद्विकास के जनक के रूप में स्पेंसर को जाना जाता है। आ रही बातें समझ में? अब साथियों हम देखेंगे स्पेंसर साहब की महत्वपूर्ण रचनाएं। स्पेंसर की महत्वपूर्ण रचनाएं आ रही बातें सर। पहली रचना क्या है? सोशल स्टैटिक्स। कल मैं चर्चा किया था, सोशल स्टैटिक्स जो बुक है वो बुक किसकी है? स्पेंसर की है। किंतु जो कॉन्सेप्ट है, ये जो बात किए हैं, कॉन्सेप्ट जो है वो सोशल स्टैटिक्स, सोशल डायनेमिक और सोशल स्टैटिक नामक समाज को दो मुख्य भागों में बांटे हैं काम्टे साहब। इसलिए सोशल स्टैटिक्स कॉन्सेप्ट आए तो क्या आ जाएंगे? अगस्त काम्टे हो जाएंगे, अगस्त काम्टे हो जाएंगे। दूसरी इनकी किताब क्या है? दूसरी पुस्तक है द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। साथियों, ये किताब 1854 में आया था। कभी काल सन को लेके कहीं 1852 लिखा हुआ है, कहीं 1853 लिखा हुआ, उसमें कंफ्यूज मत होइएगा। जो बहुत इंपॉर्टेंट किताब रहता है उसके बारे में सन पूछता है। फर्स्ट प्रिंसिपल अगला किताब है, फर्स्ट प्रिंसिपल। फर्स्ट प्रिंसिपल ये 1862 में आया था। इसे सिंथेटिक फिलॉसफी भी कहते हैं, सिंथेटिक फिलॉसफी। इसे सिंथेटिक फिलॉसफी भी कहते हैं इस किताब को, ये ध्यान दीजिएगा। इसी बुक में स्पेंसर उद्विकास के सिद्धांत को प्रस्तुत किए हैं। ये चीज इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इसी बुक में स्पेंसर ने उद्विकास के सिद्धांत को प्रस्तुत किए थे। आ रही बात है। चौथा पुस्तक हम देखते हैं साथियों, द प्रिंसिपल ऑफ बायोलॉजी। द प्रिंसिपल्स ऑफ बायोलॉजी 1864 में आया था। अगला देखते हैं साथियों,
द स्टडी ऑफ सोशियोलॉजी, द स्टडी ऑफ सोशियोलॉजी। साथियों ये पुस्तक स्टडी ऑफ सोशियोलॉजी आया था 1873 में। छठवां है साथियों प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी, प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी 1875 की किताब है। इस किताब को साथियों समाजशास्त्र की प्रथम पाठ्य पुस्तक माना जाता है। क्वेश्चन पूछता है कि समाजशास्त्र की प्रथम पाठ्य पुस्तक किसे माना जाता है? प्रथम पाठ्य पुस्तक, तो साथियों प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी पुस्तक को ही सोशियोलॉजी का प्रथम पाठ्य पुस्तक माना जाता है। सारी बात समझ में। अगला पुस्तक है प्रिंसिपल्स ऑफ एथिक्स, प्रिंसिपल्स ऑफ एथिक्स। इसी में बताए हैं, इसी किताब में स्पेंसर साहब ये बताते हैं कि मानव जब विकास की उन्नत अवस्था में होता है, विकास की उन्नत अवस्था में होता है, तो वहां उस विकसित मानव से तात्पर्य है कि उस मानव के अंदर नैतिकता कूट कूट के भरा होना चाहिए, अर्थात नैतिक मानव होना चाहिए। मानव का विकास किसमें होता है? मानव विकसित होकर कहाँ पहुंच जाता है? नैतिक मानव में पहुंच जाता है। इसी पुस्तक में उन्होंने इस बात को बताया है। आगे देखते हैं साथियों 8वां नंबर की पुस्तक द मैन वर्सेस द स्टेट, द मैन वर्सेस स्टेट। व्यक्ति और राज्य के बीच संबंधों का विश्लेषण इसी किताबों में किया है। ये हमेशा व्यक्ति और राज्य के संदर्भ में ये हमेशा राज्य की सत्ता को नकारते थे और कहते थे एक समय ऐसा आएगा कि राज्य जो है वो डीके हो जाएगा, क्षय हो जाएगा। तो इसी किताब में इन्होंने कहा था, है ना, व्यक्ति और राज्य के मध्य संबंधों का विश्लेषण इसी पुस्तक में इन्होंने किया। आज बात है समझ में साथियों। यहां देखेंगे कार्ल मार्क्स भी राज्य की सत्ता को स्वीकार नहीं करता था, ये भी राज्य की सत्ता का रिजेक्शन करना चाहते थे। सारी बात है। 9वां क्वेश्चन, 9वां पुस्तक देखेंगे डिस्क्रिप्टिव सोशियोलॉजी। डिस्क्रिप्टिव सोशियोलॉजी साथियों ये इस पुस्तक में भी सेम वही बात है जिस तरह से सोशल स्टैटिक्स पुस्तक स्पेंसर साहब का है, कॉन्सेप्ट अगस्त काम्टे का है, उसी तरह से डिस्क्रिप्टिव सोशियोलॉजी में देखेंगे आप जो बुक है वो स्पेंसर साहब का है, जो कॉन्सेप्ट है वो किसका है? मैक्स वेबर का है। सारी बात है समझ में। इसको सब इसीलिए समझना बहुत जरूरी है। 10वां देखिए द पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, द पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन। इन सब किताबों कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, ये कभी नहीं पूछेगा। आई होप 100% से होगा। बस एक बार जाने रहिए द पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन। इसी में वो राज्य की संस्थाओं का जिक्र करता है और बताता है कि किस तरह से नीतियां बनती हैं। एक 11 नंबर का किताब है द इवोल्यूशन, द इवोल्यूशन ऑफ सोसाइटी, द इवोल्यूशन ऑफ सोसाइटी, कि समाज का उद्विकास कैसे होता है। इस पुस्तक में इन्होंने यही बताया कि समाज का उद्विकास यानी कि जो जैविक उद्विकास की संकल्पना से तुलना करके उसने सामाजिक विकास की संकल्पना जो प्रस्तुत किया उसने इसी पुस्तक में प्रस्तुत किया, है ना। अब देखेंगे थोड़ा सा एक चीज और है, स्पेंसर साहब का एक कहीं किताब लिखा हुआ लेकिन साथियों किताब नहीं है। मैंने विकिपीडिया पे इसको देखा, इसको तमाम स्रोतों से भी ढूंढा। एक बड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ से चीज़ है, तो बॉक्स बना करके आप लोग भी नोट कर लीजिएगा।
एक इन्होंने काम किया था, वर्क किया था, द प्रॉपर स्फीयर ऑफ गवर्नमेंट, द प्रॉपर स्फीयर ऑफ गवर्नमेंट। ये जो वर्क था साथियों, ये स्पेंसर का था, लेकिन एक कॉन्सेप्ट इससे मिलता जुलता है। आप नेट की परीक्षा देंगे तो नेट की परीक्षा के सिलेबस में जुर्गेन हैबरमास सिलेबस में, तो हैबरमास का एक कॉन्सेप्ट है, पब्लिक स्फीयर की बात करता है। हैबरमास पब्लिक स्फीयर की, द प्रॉपर स्फीयर ऑफ गवर्नमेंट पर काम स्पेंसर किए हैं। यानी कि जब ये आए द प्रॉपर स्फीयर ऑफ गवर्नमेंट, आप ऑप्शन यदि स्पेंसर है तो स्पेंसर लगा दीजिएगा, और पब्लिक स्फीयर की बात आए, पब्लिक स्फीयर की बात आए तो हैबरमास को आप लगा के आएंगे। सारी बातें समझ में। हालांकि उनका किताब भी है, इसी पे आधारित एक किताब भी है, तो जब मैं नेट पढ़ाऊंगा तो मैं तुम्हें बताऊंगा। तो साथियों ये रहा हार्वर्ड डिस्पेंसर के बारे में। अगले वीडियो लेक्चर में हम लेके आएंगे थियरी ऑफ सोशल इवोल्यूशन। सारी बातें साथियों, तो अगले वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे साथियों सामाजिक विकास का सिद्धांत। सामाजिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रश्न बनते हैं। सामाजिक विकास का सिद्धांत। वीडियो, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को अच्छे से तैयार करिए ताकि परीक्षा में आप एक भी प्रश्न आपसे गलत ना होने पाए।